देखिए बच्चों, एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग 12। चैप्टर का नाम है जन्म बाधा। चैप्टर का नाम क्या है? जन्म बाधा। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या है? बिगाड़। बिगाड़ मतलब खराब है। गोपनीय मतलब छिपाने योग्य। अधीमर मतलब सुस्त। अब मुक्ति मतलब क्या होता है? छुटकारा। मुक्ति का मतलब क्या होता है? छुटकारा। समझ में आ जाएगा? इतना ही शब्दार्थ है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? मतलब बंधुआ मजदूर से गुड्डी अपना तुलना क्यों करती है? तो गुड्डी को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी समय नहीं दिया जाता है। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है। जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते हैं, वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। वह पराधीनता महसूस करती है। इसीलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूरी से करती। मतलब आपको अपना ही काम नहीं करने जा रहा। आपका मौलिक अधिकार है पढ़ना, आपका मौलिक अधिकार है खेलना। तो आपको अगर रोका जाएगा खेलने से, पढ़ने से, तो आपको लगेगा क्या? नहीं कि हमारे बांध के क्या रख ले बड़ा। तो वही हाल है, गुड्डी भी को भी ऐसा ही लगता था कि हमको ये लोग काम का ही नहीं करने दे, पढ़ने का ही नहीं दे रहा है। अपन लइकवन के सब कोई पढ़ावता, छोटकी भात खाए लागल, आ तबो हमरा के पढ़े नहीं कन जा दे। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? तब माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती यह सोचकर आ गई कि वह प्रधानमंत्री के पास पत्र लिख रही थी। उससे बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है और वो विश्वास था कि उसे सरकार जल्द ही छुड़ा लेगी और उसे पुनः स्कूल जाने का मौका मिलेगा। इसीलिए दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे। बस बस 2-4 दिन और खटवा ल जा, फिर तो प्रधानमंत्री के पास लेटर पहुंची, हमरा क्या हन छोड़ा के ले जीहन। तो इसीलिए वो उसके पैरों में क्या आ गया था? फुर्ती आ गया था। चलो लिख लो। नेक्स्ट, पढ़कर सोचकर उत्तर दीजिए। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो देखो, ऐसा गुड्डी ने इसलिए सोचा क्योंकि उसकी चिट्ठी में उसका दर्द प्रकट हो गया, तो हिज्जे की गलती छिप जाएगी। चूंकि उसने तो लिखा ही है कि वह 1 महीने ही स्कूल जा पाई है, फिर सही हिज्जे कैसे लिख लेती? यही दर्द था कि वह स्कूल नहीं जा पाती, घर में बंधुआ मजदूर के जैसे दिन भर काम करते रहती है। और इस वाक्य से जाहिर होता है कि गुड्डू स्वाभिमानी और शोषण की विरोधी है और लिंग भेद को सामाजिक बुराई मानती है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। मतलब क्या है? जैसे गुड्डी के बारे में जो इतना लिखा गया, तो गुड्डी अपने अधिकार जानती है। आप भी अपना अधिकार समझो। घरे अगर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं तो घरे बोलो कि नहीं हमको पढ़ने जाना है, नहीं तो हम मोदी जी के पास पत्र लिख देंगे कि हमको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है। ऐसे घरे तुमको ये बात पे बांध बांध के मारेंगे लोग कि तू लिख, तू कैसे लिखबे। लेकिन ठीक है, फिर भी अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। बुझा गया? तो ये समझ में आया, लिखो। नेक्स्ट, टिकट कहां से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूं, वे समझ जाएंगे। यह बात गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? यह बात क्या दर्शाता है? तो यह वाक्य गुड्डी ने इसलिए सोचा क्योंकि प्रधानमंत्री ज्यादा समझदार हैं। वे समझ जाएंगे कि उस बच्ची ने यह पत्र अपने माता पिता से छिपा कर भेजा है, इसीलिए टिकट नहीं खरीदा है, क्योंकि उसके पैसे कहां से आया। यह वाक्य गुड्डी के दूरदर्शिता को दर्शाता है। मतलब गुड्डी इतना सोच रही है इतना बारे में कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये दर्शाता है। लिख लो। नेक्स्ट, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पठित पाठ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रूढ़िवादी विचार तथा पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों का शोषण होता है। यह एक अजीब विडंबना है कि स्त्रियां भी स्त्रियों का शोषण करती हैं। बेटियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। वह सारे गुणों से संपन्न क्यों न हो, जबकि सारे दुर्गुणों से युक्त कुकर्मी बेटे को हर प्रकार से सुविधाएं दी जाती है क्योंकि वह बेटा है। लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि गुड्डू बबलू कामचोर है, घर का कोई काम नहीं करते। मुन्नू 7 साल का है जो सदा बीमार रहता है,
फिर भी तीनों भाई के लिए अध्ययन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन दिन भर घर का काम करने वाली गुड्डी उपेक्षित है। उसे परिश्रम के पुरस्कार के रूप में डांट मिलती है। समाज में मौजूद लिंगीय विभेद की विषमता परिलक्षित होती है। मतलब क्या है कि 3 गो भाई इसका था, एगो छोटकी थी जो भात खाने लगी थी, भातें न खाती थी। तो उसमें क्या दिखाया गया है कहानी में कि भाईवन के पढ़े भेजा जाता था, जो कि तीनों कामचोर है, बिगड़ंत है, और लड़किया उतना मेहनती है, ओकरा के देहचोर कहता था, धीमर कहता था सब। तो ये साफा दिखा रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं लड़का लड़की के साथ, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, खत्म हो गया पाठ। नेक्स्ट पाठ पढ़ते हैं हम। पाठ है 13, शक्ति और क्षमा। पाठ का नाम क्या है? शक्ति और क्षमा। शब्दार्थ इसका देखते हैं सबसे पहले। रिपु माने होता है सूत्र या शत्रु या दुश्मन। रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु या दुश्मन। अनुनय का मतलब होता है प्रार्थना या विनय। अनुनय का मतलब होता है प्रार्थना या विनय। विनत मतलब होता है विनीत, नम्र, झुका हुआ। विनीत, नम्र, झुका हुआ। पौरुष का मतलब होता है पुरुष का कार्य। पुरुष का कार्य मतलब मेहनती कार्य। भुजंग मतलब होता है सांप। सर मतलब होता है बाण, तीर, बरछी। गरल मतलब होता है विष या जौहर। दर्प मतलब होता है रोब या अभिमान। विनीत का मतलब होता है नम्र, नाद या आवाज। नम्र, नाद या आवाज या शब्द होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सहनशीलता, क्षमा, दया आदि मानवीय गुणों में तभी संपन्न सम्मानीय होते हैं जब व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है। मतलब कि अगर आप क्षमा करने के लिए जा रहे हैं, क्षमा तभी कर सकते हैं जब आप में शक्ति हो। संसार शक्ति के समक्ष ही झुकता है। शक्तिहीन सदा ही उपेक्षित रहे हैं। हर युग में शक्ति की प्रधानता रही है। इसीलिए हमें मानवीय गुणों के साथ साथ शक्तिशाली होना आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान पुरुषार्थ से ही होती है। ताकतवर होना, धनी होना, दिमाग वाला होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुमको लोग कोई पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया? तो रावण ने श्री राम की पत्नी का, सीता का अपहरण कर लिया था। रावण का विध्वंस करने के लिए समुद्र को पार करना अनिवार्य था। 3 दिनों तक श्री राम समुद्र के आगे प्रार्थना करते रहे, लेकिन उनकी प्रार्थना का समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब बाध्य होकर श्री राम को धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाना पड़ा, जिसकी ज्वाला से जलीय जीव त्राही त्राही करने लगे। तब देह धारण करके समुद्र ने श्री राम के समक्ष घुटने टेक दिए। इससे जाहिर होता है कि दुष्ट शक्ति के आगे ही झुकते हैं। दुष्ट को अगर बनाओगे ना तुम कि बबुआ मान जाओ मान जाओ, मान लो तुम्हारे घर कोई छोटा बच्चा है, अब बहुत दुष्ट किस्म का है, तो उसको तुम बार बार समझाओगे, समझेगा नहीं। खींच के 4 झपड़ लगाओ, एक बार में वो सही हो जाएगा। अब हाँ, अब लिख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करें। इसका अर्थ क्या होगा? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यानी कि सिर्फ विनती अथवा नम्र बनने रहने से शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर जितना ही निम्र विनित बने, उतना ही क्षमा करते गए और उतना ही कौरवों का दुष्ट मन बढ़ता गया। उतना ही वे षड्यंत्र रचते गए, उतना ही अत्याचार जुल्म करते गए। दरअसल शक्तिवान को ही क्षमा शोभित है। जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुश्मनों के दिल को दहला न देता है, तब तक उसके द्वारा किए गए क्षमा का कोई दुश्मनों पर असर नहीं होता है। श्री राम भी 3 दिनों तक समुद्र के पास बैठे बैठे अनुनय विनय करते रहे कि समुद्र रास्ता दे दो, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की राह दे दो, लेकिन कुछ नहीं माना। और शक्तिहीन व्यक्ति को लोग कायर और डरपोक समझते हैं। जिस प्रकार दंतहीन विषहीन सांप से कोई नहीं डरता है, ऐसे ही दंतहीन विषहीन सांप के काटने पर भी मृत्यु का भय नहीं होता है।
यानी कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर क्षमा से नहीं मान रहा है लोग, तो मार के पहले उसको डर पैदा करो कि देखो मार भी सकते हैं। ये जरूरी है, लिख लो इतना। अब इसको लिख लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी भी हालत में देश का ही बड़ाई करो, बुझा गया ना। अच्छा, अपना घर झगड़ा होता है जब, सबसे पहला है भुजंग। भुजंग मतलब होता है, देखो जो भी बात बोल रहे हैं हम सब सच बोल रहे हैं, ये सब कोनो बनावटी बात ना है। भुजंग मतलब होता है बाहुबली, शक्तिशाली। क्या होता है? परिवाची शब्द लिखना है। क्या लिखना है? परिवाची शब्द। परिवाची शब्द मतलब उसी के जैसा शब्द लिखना है। रघुपति राम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंधु का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी, नहीं सागर होता है। सिंधु का मतलब होता है सागर। सर मतलब सिर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिर को। कायर मतलब डरपोक। बहुत अच्छा, क्या होता है? डरपोक। और विष मतलब है जौहर। हो जाएगा? चलो लिख लो। इस तरह से ये पाठ भी खत्म हो गया। आज के लिए इतना है।